वीडियो जो कि बहुत लंबी है, सारी ही हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ठीक है? और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम दे रखा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। देखो इनिशियल्स, सेकंड सेक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन, थर्ड सेक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स, ऐसे ही एज पर क्लास जो कराया गया, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है? तो ऐसे सेक्शंस पे तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो जस्ट इस पे क्लिक करके, या फिर इस पे क्लिक कर दो, इनिशियल क्लिक करो, तुरंत उस सेक्शन पे कूद जाओगे, ठीक है? तो दैट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे बताना था। बस हर वीडियो में ऐसे ही मैं आपसे करूँगा। तो ये आज कौन तारीख है? आज 11 है, ठीक है। ये 10 फरवरी का है वीडियो जिसको मैं आज बना रहा हूँ। सॉरी, मैं कल बहुत ज़्यादा एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया। अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब कई प्रोग्राम्स कराए गए थे, ठीक है। हम लोग एक वन बाय वन देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 1 q1.c, ठीक है। इसमें था आपको एज के अकॉर्डिंग उसमें मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि व्हेन द एज इज लेस देन 50 गिव 60 मार्क्स, और इफ द एज इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 60 देन गिव ओनली 40 मार्क्स, ठीक है। अब कॉमन क्या है? 40 और 60, इसका मतलब 40 मार्क्स तो जा ही रहा है, अगर 60 से लेस है तो +20 भी जा रहा है। समझ में आया? कि +20 और कर दोगे 40 में तो 60 हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, पहले हम लोग ने आपके मार्क्स लिए, कितना आया है, ठीक है, स्टोर किया। फिर उसके बाद एज आपसे पूछी, एज स्टोर किया, ठीक है। मार्क्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट +40 कर ही दिया। क्यों? क्योंकि इफ़ इन द केस एज इज़ ग्रेटर देन 50 तो भी 40, सिर्फ 40 ऐड करना है। इफ़ द एज इज़ लेस देन 50 देन 60 ऐड करना है। तो हमने 60 का 40 पार्ट ऐड कर दिया, 20 बचा है। तो अब देख लेते हैं कि इफ़ एज इज़ लेस देन 50, ये तो इफ़ स्टेटमेंट है ना, ये हम लोग पढ़े क्लास में। तो इफ़ एज इज़ लेस देन 50 देन मार्क्स प्लस इज इक्वल टू 20। बेसिकली इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स +20। इसका मतलब इतना ही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या हो रहा है, मान लो मार्क्स, हम लोग मान लेते हैं यहाँ 40 आ चुका था, तो मार्क्स की वैल्यू 40 थी, उसमें 20 ऐड किया तो कितना हुआ 60, और वो किस में स्टोर हो गया, मार्क्स में, ठीक है। अब तो टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अच्छा, ये भी प्लस का मतलब वही है, ठीक है। मार्क्स मार्क्स +20, ठीक है। इसका मतलब भी वही है। तो मार्क्स उसका मान लो अगर 20 था, ठीक है, मैंने एंटर किया मार्क्स अपना एज 17 एंटर की, तो 20 + 40 60 हो गया, प्लस जो कि मैं एज मेरी 50 से कम है, तो 20 + 40 60, 60 + 20 80, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स मेरे यहाँ पे आउटपुट करूंगा, टोटल मार्क्स वो आएगा 80, ठीक है। कंट्रोल Q, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। q1.c स्लाइड आउट, ठीक है। मार्क्स मैंने मान लो 28 एंटर किए, मेरे जो आए हैं, अगर और 17 मेरी एज है, देन देखो टोटल 80 मार्क्स एग्जैक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, gedit q2.c। अब ये था कि अगर तुम अपनी क्लास एंटर करो, कौन से क्लास में हो, ठीक है। अगर वो लेस देन 12 है, ठीक है, अगर 12 से कम है, तो तुम उसमें एंटर करोगे कीट स्टूडेंट, ठीक है। और अगर 12 से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है, तो उसमें कीट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रिंट करोगे, ठीक है। तो हमने आपसे क्लास ले ली इनपुट, ठीक है। फिर कीट प्रिंट कर दिया, क्योंकि भाई दोनों में कॉमन, कीट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कीट कॉमन। अब हमको बस चेक करना है कि यूनिवर्सिटी प्रिंट करें कि नहीं। तो इन द केस क्लास जो है वो ग्रेटर देन 12 है, ठीक है। 12 से ज़्यादा है, 12 नहीं है, 12 से ज़्यादा है, मतलब क्लास 12 तक ही कीट स्टूडेंट रहोगे, कीट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 12 के बाद बन जाओगे क्या आईआईटी में। तो
अगर क्लास 12 से ज़्यादा है, मान लो 13 14 15, तो आपने कीट यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद स्टूडेंट तो प्रिंट होना ही है। अगर क्लास 12 के अंदर मान लो हम 8th क्लास में है, ठीक है, तो क्या होगा, कीट प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा नहीं, इफ स्टेटमेंट में घुसेगा ही नहीं और डायरेक्ट स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब कंट्रोल क्यों, इसको चला के देख लेते हैं। जीसीसी अगर मान लो 8th क्लास डाला तो कीट स्टूडेंट प्रिंट किया। अगर मान लो मैंने 14th क्लास डाल दी तो कीट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था वीट्स ओशन, नहीं ये नहीं, हाँ, था कि व्हीटस्टोन ब्रिज देखना था कि बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, इफ इन द केस इट्स बैलेंस्ड, प्रिंट कर दो बैलेंस, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो उस केस में नॉट बैलेंस भी बताओ और ये भी बताओ कि वैल्यू एस की क्या होगी, जिससे कि वो पूरा एक्सप्रेशन बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, देखो आई एन टी पी क्यू आर एस मैंने लिया, एंटर ले ली वैल्यूज, ये क्या है, रेजिस्टेंस है ना, और सारी वैल्यूज को इंपुट ले लिया मैंने। उसके बाद चेक किया, ये फॉर्मूला होता है ना पी इंटू एस और इज इक्वल टू क्यू इंटू आर होना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया, ये क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, देखा कि पी इंटू एस इज इक्वल्स टू इतना कि नहीं, इक्वल टू लिखोगे, अगर सिर्फ सिंगल इक्वल टू लिखोगे तो इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी। हमको ये काम नहीं करना, हमको यहाँ डबल इक्वल टू लिखना है, चेक करना है कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट। तो हाँ, अगर होगा तो बैलेंस ब्रिज प्रिंट हो जाएगा और इस इफ में घुसेगा नहीं, डायरेक्ट एंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है, इफ नॉट, देखिए दिस इज नॉट इक्वल टू इतना, एल्स का स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ाया गया है, ठीक, इस दिन नहीं पढ़ाया गया था, तो सो वो हम अभी नहीं कंक्लूड करेंगे फिलहाल। नॉट इक्वल टू इतना, देन नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, एंड ये भी बताएगा फॉर बैलेंस्ड ब्रिज द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू, तो हमने सिंपली एस को यहाँ पे वेरिएबल बना दिया और देखा कि क्यू इंटू आर बाई पी करते हैं। ठीक है, इसमें पी इधर ले जाओगे तो एस इक्वल टू क्यू इंटू आर बाई पी, तो क्यू इंटू आर बाई पी प्रिंट कर दिया, वो एस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर बैलेंस ब्रिज वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू क्यू इंटू आर बाई पी। ठीक है, अभी जो थी वो अनबैलेंस थी और अब जो आएगी वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यों। नहीं समझ में आया तो यार थोड़ी मैथ्स या फिर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, आसान था ये। q4.c./a.out, मान लो मैंने डाल दिया 2 2 2 2। ठीक है, तो बैलेंस ब्रिज है, अगर मैंने एक वैल्यू चेंज कर दी, मान लो 2 3 4 7, तो नॉट बैलेंस्ड एंड फॉर द वैल्यू ऑफ एस शुड बी 6 इन ऑर्डर टू मेक इट अ बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, एस मतलब यहाँ 7 की जगह 6 डाल दो, तो हम एक बार करके ही देख लेते हैं ना। तो अगर 2 3 4 एंड 6 डाल दिया तो देन इट इज़ अ बैलेंस ब्रिज। समझ में आ गया? वेरी गुड। जी एडिट q5.c। अब हमारे पास ये था कि ग्रेट प्रिंट द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। ठीक है, और वो 3 नंबर आपको यूजर से इनपुट करना है। तो हमने ए बी सी ले लिया, चेक कर लिया कि ए ग्रेटर देन बी है। ए ग्रेटर देन बी अगर है तो चेक कर लो ए ग्रेटर देन सी भी है क्या। अगर सी भी है तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ए, ऑब्वियसली बी से भी बड़ा, सी से भी बड़ा, तो ए प्रिंट हो गया कि ग्रेटेस्ट नंबर। अगर सी नहीं हुआ तो मतलब एल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब सी से छोटा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, सी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए बी से बड़ा था, तो सी तो बड़ा होगा ही बी से अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हो पाया, तो यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। एल्स मतलब बी इज ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब अभी बी सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब ए से बड़ा है बी। ठीक है, तो अब चेक कर लो कि बी सी से बड़ा है क्या। अगर बी सी से बड़ा हो गया तो बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एल्स अगर बी बड़ा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा सी हो गया। समझ में आया? इसको एक बार खुद पेज में लिख के खुद चेक करो कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, ये मतलब ऐसे बोल के नहीं बताया जा सकता, आप खुद पेज में लिख के देखो, ये कंडीशंस लिखो, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये हो रहा है, अगर ये फॉल्स हो रही है तो ये प्रिंट हो रहा है, तो अपने आप प्रोग्राम समझ में आता है। ठीक है, एक बार इसको रन कर लेता है। q5 है ना, q5.c.a.out, 3 नंबर मान लो 3 4 एंड 7 डाल दिया मैंने, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 7। ठीक है, अब
ओके, Q5 तक होगा, Q6 ओके, जी एडिट Q6.c। इसमें तो बेसिकली फॉर्मूला थे, वो कुछ ऐसा था कि क्वेश्चन था कि इफ़ बेसिक सैलरी इज़ लेस देन 1500 देन एचआरए 10%, डीए इज इक्वल्स टू 40%, द बेसिक सैलरी इज इतना इतना इतना, ठीक है। ग्रॉस सैलरी निकालनी थी, तो यार इफ़ बेसिक सैलरी इससे कम है तो बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है ये सब सर बताए थे क्लास में। अगर इससे लेस नहीं है, इससे ज़्यादा है, देन आपको ये अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंगली ग्रॉस सैलरी को प्रिंट कर देना है। और ये तो मैंने अपने तरफ से ऐड किया 0.2 प्रिसीजन तक, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, ठीक है। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। Q6.c ./a.out, बेसिक सैलरी मान लो मेरी है 375, तो ग्रॉस सैलरी इतनी आनी चाहिए। और अगर मेरी बेसिक सैलरी है 1590, मतलब 15,000 से ज़्यादा है, देन हमारा ग्रॉस सैलरी इतना आना चाहिए, ठीक है। कितना बड़ा जंप है देखो, 375 से 562 है, इतने से इतना ज़्यादा, ठीक है। तो या अब हम लोग जाते हैं जी एडिट Q7.c आई गेस। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमको क्या करना था, गिवन 3 पॉइंट्स इन 2D, डिस्प्ले वेदर दे फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक तरीका यूज़ करते हैं स्लोप का। अगर किसी भी लाइन का स्लोप सेम हो गया, किसी भी दो लाइंस का स्लोप सेम हो गया, तो क्या वो आइडेंटिकल लाइंस बन जाएंगी, ठीक है, इन केस ऑफ एंगल एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल के लिए वी नीड एन एंगल, वी नीड एन इंक्लिनेशन। सो हम बस इतना चेक कर रहे हैं, पहले x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, x3 y3 लिया, सबका तीनों पॉइंट्स का स्लोप निकाला, ओके। अब वो पॉइंट्स के स्लोप्स को चेक कर लिया कि भाई कोई भी एक दूसरे से इक्वल तो नहीं है, एंड का डिवीजन करके, ठीक है। पिछले वीडियोस अगर देखे होगे देन एंड समझ में आ रहा होगा क्या है। m1 नॉट इक्वल टू m2, m2 नॉट इक्वल टू m3, m3 नॉट इक्वल टू m1। कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने सारे कंडीशंस डाल दिए 3 के, ठीक है। m1 m2 की नहीं, m3 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। m2 m1 की m2 m1 के m3 की इक्वल नहीं होना चाहिए, m3 m1 के m2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वल नहीं है देन ट्राइंगल ऑफ कोर्स बन जाएगा। और अगर एक भी इक्वल हो गया तो ये वाला इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स में जाके नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल बोल देगा, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, ठीक है। ये लास्ट था, इसको एक बार रन कर देते हैं। Q7.c ./a.out, अरे मान लो 2 3 6 5 7 7 9 तो नॉट फॉर्म द ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक स्लोप इसमें से इक्वल हो गया हो, ठीक है। चलो ठीक है, बस इतना ही था। ये आज के प्रोग्राम्स का था, बड़ा जल्दी से मैंने इसको निपटाया, ज़्यादा समझाने को मेरे पास चीज़ें थी नहीं। प्रोग्राम्स बड़े इजी थे। हो गया, तो या सी या बाय बाय।